ओके, वी आर लाइव नाउ। नमस्कार आप सभी लोगों को एंड मैं सारथी पीपल ऑर्गेनाइजेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं, सभी व्यूअर्स का। बहुत दिनों से हम लोगों के टीम में ये बात चल रही थी कि किसी तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाया जाए और बच्चों से इंटरेक्शन किया जाए कि करंट सिनेरियो अभी एजुकेशन का क्या है, चीजें आगे जाकर के कैसे होने वाली हैं या हो सकती हैं, या कैसे बच्चों को अपने आगे के फ्यूचर को प्लान करना चाहिए और कौन सी चीजों के बारे में उनको ये देखना चाहिए कि आगे कौन सी चीज़ों का उनका सामना होने वाला है। तो यही एक हमारा प्रयास है और इसी प्रयास को लेकर के आज हम लोग आपके सामने शामिल हुए हैं। बेसिकली 4 लोगों की हमारी कोर टीम है जिस पर जो लोग सभी आपस में काम करते हैं। मुख्य रूप से ये 4 लोग ही हैं, मुख्य रूप से 3 लोग कहना चाहूँगा मैं। ये 3 लोग ही हैं जो पीपल ऑर्गनाइजेशन में सीआरसीडब्ल्यू के काम को मुख्य रूप से देखते हैं। शायद कभी गाए-बगाए आपकी मुलाकात इनसे हुई भी होगी, इनसे आपने इंटरेक्शन किया होगा, बहुत से काउंसलिंग ये देखते भी हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा इन्हें पहचानने की, अगर आप पहचान पाएँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपने किनसे मुलाकात हुई है, कब हुई है और कौन-सी बात आपको इनकी याद रह गई। अगेन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से ये बता दूँ कि ये हम सोच रहे हैं कि हर हफ्ते आपके साथ लाइव आएँ। हालाँकि कभी चीज़ें थोड़ी-सी ऊपर-नीचे हो सकती हैं, पर फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपसे रेगुलर कॉन्टैक्ट में रह सकें। इसके अलावा करियर से संबंधित और किसी कॉलेज अभी एडमिशन्स के टाइम आ रहे हैं, बहुत से बच्चों के रिज़ल्ट आ चुके हैं 12th और 10th के। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है अपने करियर को चूज़ करने में, या अगर आप कन्फ्यूज़ हैं, आपको लग रहा है कि अ, किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए या आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको आगे जाकर के क्या करना चाहिए, तो आप निश्चित रूप से हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मैं भी पुट अप कर दूँगा। इसके अलावा आप कमेंट करके भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम में peopleonindia.org 1 के नाम से हमारा पेज भी है, अगर आप सर्च करेंगे तो। और इससे भी आसान काम आप यही कर सकते हैं कि आप इंस्टाग्राम में हैशटैग CRCW टाइप करेंगे तो आपको हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे पोस्ट और नंबर्स दिख जाएँगे, जिनके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा बिना देरी किए हुए बाकी लोगों से बात करते हैं। अ, फिर एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन भी हो जाए। सबसे अगर आप विंडो में देख रहे होंगे तो सौगात हैं, ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, साथ में अर्पिका हैं, ये भी पीपल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, और साथ में है आकाश, ये भी पीपल ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं। जी, तो कैसे हैं आप लोग? कोई एक करके शुरुआत करे। लेडीज फर्स्ट ज्यादा अच्छा रहेगा सर। ओके, सो या आई थिंक अर्पिका आप म्यूट हो। म्यूट। यस। यस, बताइए। हेलो गाइस, मैं अर्पिका सिंह हूँ। मैं अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ और मैं उसके साथ साथ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ सीआरसीडब्ल्यू की। सीआरसीडब्ल्यू में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ, उसके साथ साथ मैं आजकल फंड रेजिंग भी संभाल रही हूँ, जिसमें हम लोग जो भी हमारा फंड रेज करना है वो पूरा प्रोजेक्ट मैं देख रही हूँ। सो दिस इज लाइक अ शॉर्ट इंट्रो फॉर मी। थैंक यू। आकाश। ओके, हेलो गाइस। जैसे कि सर ने इंट्रोडक्शन मेरा दे ही दिया है, सो अगेन मेरा नाम आकाश है, आकाश बंजारे। एंड सर जैसे पूछा कि कैसे हैं हम लोग, तो डेफिनेटली अभी काफ़ी कुछ चल रहा है और अच्छे हैं हम लोग, और काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है अभी आसपास हमारे, चाहे हमारे राज्य की बात हो चाहे हमारे देश की बात हो, तो उन सब पर हम नज़र बनाए हुए हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में हम जितना हो सके नॉलेज गेन कर रहे हैं, ताकि और साथ में इन चीज़ों के बारे में भी पता कर रहे हैं कि किस तरीके से इस समय पे, इस लॉकडाउन के समय पर जिस समय से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके से इनोवेटिव तरीके से जो परेशानियां हमें फेस करने को हो रही हैं उनसे निजात पाया जाए और उनसे होकर एक नई दिशा में आगे बढ़ा जाए। तो इन सारी चीज़ों पर काम चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, और उन सारी चीज़ों के लिए मैं भी अपना जो प्रयास है, जो अपनी कोशिशें हैं वो कर रहा हूँ। ओके, सो मेरा नाम है हाँ सर। नहीं, नथिंग, यू स्टार्ट। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है सौगात सौगात कसेरा। मैं भी जैसे कि सर ने बताया कि मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ सीआरसीडब्ल्यू में, और जैसे कि आकाश सर ने भी बताया कि हम लोग अभी बाकी चीजों पे भी ध्यान दे रहे हैं। अर्पिका मैम ने बताया कि वो फंड रेजिंग संभालती है। सो ये सब चीजें तो चल ही रही है। साइड बाय साइड हम लोग ये भी देख रहे थे और प्रे कर रहे थे कि बहुत जल्दी सिचुएशन थोड़ी ठंडी हो और स्कूल्स फिर से खुले, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपसे कनेक्ट फिर से करें, क्योंकि वो जो एक पीरियड होता है जब हम आपसे मिलते हैं, रूबरू होते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें हम सीखते हैं आपके थ्रू,
सो वो सब हम मिस कर रहे थे पिछले 2 सालों से। सो अभी जैसे कि गवर्नमेंट ने ये एक नया नोटिफिकेशन निकाला था कि 3 अगस्त से स्कूल्स खुल जाएंगी। सो ये हमें देख के बहुत ही अच्छा लगा कि चलो हम फिर से यानी कि बच्चों से कनेक्ट कर पाएंगे और उनकी जो भी परेशानियां होंगी, जो भी करियर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उसको हम सॉल्व करने का पूरा यानी कि कोशिश कर सकेंगे। तो यही मेरी तरफ से एक छोटा सा इंट्रो था। आगे सर अब बागडोर संभालेंगे इस लाइव सेशन का। सो मैं अब सर को ये बागडोर संभालने देता हूँ। यस, थैंक यू सौगात। तो एक्चुअली देखिए, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, 1-2 साल 3 साल पीछे जाऊं, तो आप लोग अभी रिसेंटली 12th क्रॉस करके निकले हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, और अब बस आप लोग अपने अपने मतलब लगभग आप लोग ऑलमोस्ट आप लोगों को पता है कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है और कहाँ कैसे जाना है, क्या करना है। मेरा एक तरह से मैं आप लोगों का खुद का एक पर्सनल व्यू जानना चाहूंगा इस बारे में कि 12th पास करने के बाद किस तरह की मेंटालिटी से आपका सामना हुआ, क्योंकि मैंने जब 12th पास किया था तो मुझे करीबन 20 साल, ऑलमोस्ट 15 साल होने को आए हैं। तो 15 साल में कहते हैं कि लाइक मोर देन अ डेकेड, एक दशक से ज्यादा मैं निकल चुका हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि आप में से अगर कोई बता पाए, अर्पिका कैन बी आंसर दिस, की क्या मतलब किस तरह की कोर्सेज और किस तरह का दिमाग उनका आया कि कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाए, या क्या प्रॉब्लम फेस की थी आप? माइक माइक अर्पिका, माइक माइक। वैसे प्रॉब्लम सर एक नहीं थी, बहुत सारी थी, क्योंकि आप अपने पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा कंपटीशन फेस करते हो, सब 12th पास किए रहते, सबके परसेंटेज अलग अलग डिफर करते हैं, तो आपको एक अंदर से आपके अंदर कॉम्पिटिटिव फील आता है कि काश आप और अच्छा परफॉर्म कर देते, आपके परसेंटेज और अच्छे आ सकते थे। फिर आपको टेंशन होती है कि अब क्या, अब आपके इतने परसेंट है, आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, या फिर आपको कोई बहुत बड़ा एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करना है, मतलब इतने सारे, ऊपर से हमारे रिश्तेदार, तो वो तो हद पीछे पड़ जाते कि क्या करना है, क्या करना है। तो इतने सारे सवालों से हम घेरे रहते हैं कि खुद को समझ नहीं आता, और डर भी लगता है कि हम कोई रॉन्ग डिसीजन ना ले, क्योंकि ऑब्वियसली हम लास्ट मोमेंट पे हमें सोचना पड़ता है कि हम क्या ले, क्योंकि उसके पहले हमारे दिमाग में बस ये रहता है कि हमें 12th बोर्ड क्रैक करना है, दैट्स इट। और उसके बाद हम सोचना चालू करते हैं कि हमें आगे कैसे क्या परफॉर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो इतने सारे ट्रबल्स थे, और लिटरली उस टाइम ऐसा लगता था कोई गाइड करने के लिए है ही नहीं। मतलब आप अपना जो जोखिम डाल के जो भी काम कर रहे हो, लेट्स सी, प्रे फॉर द बेस्ट कि क्या होता है। और इसीलिए बहुत सारे बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता क्या करना है। उनको कॉलेज के फॉर्म निकल जाते हैं, उन लोग कोई भी सेशन में बैठ नहीं सकते, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। तो इतने सारी डिफिकल्टीज तो मैंने फेस की हुई है। ओके, तो आकाश क्या लगता है कि एक एक बच्चा जो 12वीं या फिर मान लीजिए 10वीं या 11वीं में है, और लगभग 12वीं के बच्चों को भी गिन लिया जाए, अगर वो पास करने वाला है, ज्यादातर बच्चे लोगों को हम लोगों को पता है कि एक्सपीरियंस कम होता है, एक तरह से एक्सपोजर नहीं होता उनको कि कौन से कोर्सेज हैं, क्या वो कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि एक एक ऐसा बच्चा जो तैयार है उसकी मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए? मान लीजिए आज आप 12वीं में होते, तो आज आपको 12वीं में होने के समय में आपको क्या-क्या चीजें पता होती? आप क्या-क्या पता करके रखते अपने करियर और हायर एजुकेशन के बारे में? आई थिंक माइक, यस। या ओके। सो जैसा कि आपने कहा सर कि सभी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, बट हाँ, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपोजर है, तो इन दोनों का मिक्सअप करके आप एक अच्छे पोजीशन पर होते हैं किसी भी एक डिसीजन को लेने पे। चाहे आप 12th पास कर रहे हो, चाहे आप अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर रहे हो, तो आपके पास आपका नॉलेज होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा एक्सपोजर होना चाहिए। एट दैट पर्टिकुलर टाइम अगर मैं एक ऐसे पोजीशन पे होता जहाँ पे मुझे पता है, फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मुझे बीपीए करना है, मुझे मैनेजमेंट में जाना है, अगर ये मेरा गोल होता, सो क्या मैं करता, सबसे पहले तो मुझे ये अपना डिसाइड करना होता कि क्या मुझे जो मेरे मैनेजमेंट का कोर्स है वो जहाँ मैं रहता हूँ वहीं से करना है, या किसी दूसरे कॉलेज से करना है, किसी बाहर के कॉलेज से करना है। ये सबसे बड़ा आपका डिसीजन होता है। ये डिसीजन लेने के लिए बहुत सिंपल सा होता है कि लाइक फैमिली का जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन डिसीजन को लेने में। आपका एक पर्टिकुलर जो फियर होता है, हो सकता है आपकी फैमिली वेल इकोनॉमिकल हो इन टर्म्स ऑफ पेइंग एंड ऑल, बट स्टिल आपके अंदर एक फियर होता है कि नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना, चलो मैं ग्रेजुएशन अपने फ्रेंड्स के साथ कर लेता हूँ, बात कर देखेंगे। तो ये सारी चीजें फैक्टर्स होती है, बट एट द पर्टिकुलर टाइम आपको डिसाइड करना होता है कि आप वो फियर लेंगे कि नहीं लेंगे, आप वो रिस्क लेंगे कि नहीं लेंगे।
तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कहाँ से करना चाहते हैं। अगर आप अपने शहर से करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। आपके शहर में कौन-कौन से कॉलेजेस हैं? अब कॉलेज हैं आपके शहर में, मान लीजिए 5 कॉलेजेस हैं, तो उन 5 कॉलेजेस में से कौन से कॉलेज में पढ़ाई अच्छा होती है, वहाँ पे एक्सपोज़र कौन-कौन से कॉलेजेस में अच्छे आते हैं, टीचर्स कौन-कौन से अच्छे हैं, जो फैकल्टीज़ है वो कहाँ के अच्छे हैं, ये सारी नॉलेज आप लेंगे। साथ में प्लेसमेंट, जैसे आजकल कहा जाता है कि अगर आप प्लेसमेंट कंपनीज़ जो हैं वो कितनी आ रही है उस कॉलेजेस में, इन सारी चीज़ों का नॉलेज सबसे पहले आप लेंगे। साथ में लाइक कभी-कभी होता है कि मतलब किसी-किसी कॉलेज में आपको मतलब एक अच्छा आपको एक्सपोज़र मिलता है, किसी-किसी कॉलेज में नहीं मिलता। तो इन सब के बेस पर आपको लेना होता है और डेफ़िनेटली एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। चाहे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो, चाहे आप 12th कंप्लीट कर रहे हो, आपके पास भले ही पूरी नॉलेज है, स्टिल आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें। विदाउट गाइडेंस आप थोड़ा-सा मतलब गोल-मोल होता है माइंड। आपको पता नहीं होता कि क्या होगा, लेकिन अगर आपको वहीं पर एक ऐसा इंसान मिले, एक ऐसी गाइडेंस मिले जो जानते हों कि वो कैसी परिस्थिति है, वो गुज़र चुके हों उन चीज़ों से, तो वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर पाएँगे। तो साथ में ये जो नॉलेज है, जो एक्सपोज़र है, उसके साथ में एक गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ये मुझे लगता है। ठीक है। तो सौगात में एक पॉइंट इस बात में से मुझे समझ में आई कि मुझे लगता है ये काफ़ी छुपा हुआ ये एक ऐसा पहलू है जिस बारे में ज़्यादा बात नहीं हो पाती, पर ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है बच्चों के करियर को और उनके आगे के चुनाव को, वो है पीयर प्रेशर। मतलब ज़्यादातर 11वीं-12वीं के बाद हम वही सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे आकाश मेंशन भी किया आकाश ने कि हमको उतनी समझ नहीं होती है, उतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। तो क्या तुमने अपने 12th क्लास में पीयर प्रेशर या इस तरह की चीज़ें देखी किसी के साथ में या तुम्हारे साथ हुआ कुछ इस तरह से? ओके, सो सबसे पहले तो यानी कि मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारी जो एजुकेशन यानी कि जो सिस्टम जो चलते हुए आ रहा है, वो हमें सिर्फ़ ये प्रिपेयर करवाता है कि आपको 12th पास करना है। सिर्फ़ यही प्रिपेयर करवाता है कि हमें 12th पास करना है। हम यानी कि पहले का प्लान लेके नहीं चलते आगे का कि 12th पास तो करना है, बट किस फ़ील्ड में जाना है आगे, हमको पता ही नहीं होता है। सो पीयर प्रेशर यानी कि आता क्यों है? सबसे पहले इसको थोड़ा-सा हम लोग समझ लेते हैं कि आप 12th का एग्ज़ाम दे चुके हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है। वो आपको एक प्रेशर देता है, उसी को हम पीयर प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं, हमारे दोस्त हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई है जो कॉमर्स यानी कि लेके आया है तो वो एमबीए यानी कि बीबीए कर रहा है। सो ये सब चीजें जब होती है और हम यानी कि एक सिचुएशन में रहते हैं जहां हम बैठे हुए हैं, हमें पता नहीं है हम क्या करने वाले हैं, कोई एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया है। सो इन सब चीजों के लिए जब मैं जैसे कि 12th में था, सबसे पहले एक यानी कि स्टूडेंट के तौर पे अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट एक तो क्लास होता है 11th, जो हिंदी मीडियम के होंगे उनको पता होगा कि जब हमें सब्जेक्ट चूज करना होता है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि हमारा कोई फ्रेंड है वो मैथ्स ले रहा है, नहीं नहीं मैं भी उसका बेस्ट फ्रेंड हूं तो मैं मैथ्स ले लेता हूँ। सबसे पहली गलती हम ये करते हैं। देन उसके बाद जब हम 11th क्रॉस करके 12th क्रॉस करने वाले होते हैं, जैसे हमने एग्जाम दिया होता है, देन हमको समझ में आता है कि ओके हमने मैथ्स तो ले लिया है, बट क्या हमको यानी कि इंटरेस्ट है आगे, कि हमें इंजीनियरिंग करने में इंटरेस्ट है? अगर नहीं है तो हमारा मैथ्स लेना एक तरीके से बैक स्टेप हो जाता है, क्योंकि हमें जैसे कि मैं जो था मैं मैथ्स लिया था, एंड 12th पास करने के बाद मुझे समझ में आया कि एक्चुअली मुझे कॉमर्स फील्ड, जो कॉमर्स बैकग्राउंड है उसमें इंटरेस्ट है। मुझे बीबीए कोर्स जो था वो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। मेरे लिए ये गलती हुई थी कि अगर मैंने 11th में कॉमर्स लिया होता, मेरे लिए बीबीए काफी इजी होता, क्योंकि मैं अकाउंट सेक्शन बहुत अच्छे से जान सकता था। लेकिन मैंने मैथ्स लिया था, मैथ्स बैकग्राउंड का था। मेरे को ये प्रेशर आना स्टार्ट हुआ कि एक मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा आ गया है, उसको पूरा अकाउंट 0 से लेके 100 पूरा सीखना पड़ेगा, बिकॉज मैं तो मैथ्स सीख के आया था। ये सब चीजें होती है, तो इसे हम बोलेंगे एक तरीके से सिस्टम फेलियर है। ये किसी बच्चे का यानी कि दोष नहीं होता है कि वो बच्चे ने उसका करियर नहीं बना तो वो बच्चे के कारण है, ऐसा कभी नहीं होता है। एक्चुअली होता ये है कि हम उनको सही टाइम पे गाइड नहीं कर पाते। किसी भी बच्चे को हम ये नहीं बता पाते थे कि जैसे कि मैं 10th में था, मेरे को किसी ने आके बताया नहीं कि अगर आप मैथ्स ले रहे हो तो आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस है, अगर आप कॉमर्स ले रहे हो कौन कौन से करियर ऑप्शंस है। एक जैसे कि मिथ चलते हुए आ रहा है इंडियन, जैसे कि अगर हम सोसाइटी में बोले, अगर कोई बच्चा आर्ट लेता है तो हम सोचते हैं कि अच्छा बहुत वीक होगा, यानी कि हमारी मेंटेलिटी बन चुकी है, अगर कोई आर्ट्स ले रहा है तो बहुत वीक होगा। बट अगर थोड़ा सा आप रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि आर्ट्स एक ऐसा बैकग्राउंड है जिसपे सभी जॉब मिल जाएंगे आपको। सबसे ज्यादा जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो आर्ट्स सेगमेंट में होती है। यही मैं बोलूंगा कि मैंने ये सिचुएशन फेस किया कि मुझे एक्चुअली में पता ही नहीं था कि मुझे क्या लेना चाहिए था और मैं क्या करने वाला हूँ। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें इंटरेस्ट किस टाइप के काम करने में है,
उसके लिए हमें कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए। यानी कि 10th से हमें प्रिपेयर होना स्टार्ट होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 12th पास कर रहे हैं फिर हम यानी कि सोच रहे हैं कि हमें क्या बनना है क्या पढ़ना है। सो ये था सर मेरा यानी कि थोड़ा जो एक्सपीरियंस था। ठीक बात है। देखिए कुल मिलाकर के बात यही है कि 11वीं 12वीं तक के आपको 12वीं जाने से पहले अगर बच्चों को ये पता चल जाए कि उनको आगे जीवन में किस तरह का विषयों का चुनाव करना है या वो किस तरह की चीजों पे आगे बढ़ सकते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि आप प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके साथ कोई भी रैंडम चीज नहीं होगी, जैसे अर्पिका ने कहा कि अचानक से चीजें हमें आती हैं, पीयर प्रेशर भी होता है। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर बच्चों को एक तरह से गाइडलाइन पहले से मिल जाए कि 12वीं पास होते होते फिर आपको आगे के बारे में भी सोचना है, तो आप 10वीं 12वीं 11वीं में अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो ये तो एक अहम बात हो ही गई। पर आज का एक जो दूसरा टॉपिक भी हम लोगों ने एक फिक्स किया हुआ है कि जिस पर हमें बात करनी है, जिस पर काफी धूम भी मची हुई है। मतलब समझिए कि मैं समझता हूँ कि इस समय इंडिया में आधी नजरें तो कहीं ना कहीं छोटा सा एक देश है जापान, जिसमें एक छोटा सा शहर है टोक्यो, उस पर टिकी हुई है। और लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं, कुछ बुरी खबरें भी आ रही है, पर बुरी खबरों को भी देखने का नजरिया कैसा हो सकता है वो शायद एक अलग ही विषय है उस पर डिस्कस करने का। पर आ रही है। अच्छी बात यह है कि 2008 में एक समय ऐसा था जब महिला एवं हॉकी भारतीय टीमों ने सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया था। और आज 2021 का समय है जब महिला और पुरुष दोनों ही टीमें हॉकी के ओलंपिक के सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी हैं। ऑब्वियसली सिर्फ 2 जीत दूर है हम लोग। तो खेलगांव मान लीजिए कि जो भी जहां पर भी ये ओलंपियाड होते हैं, उन्हें बेसिकली हिंदी में हम एक तरह से खेल गांव कहते हैं, क्योंकि वहां पर खेल से संबंधित एक पूरा सा गांव बन जाता है। अगर आपने टोक्यो का थोड़ा बहुत लाइव देखा होगा, आपको पता होगा कि टोक्यो में उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि एक एक बिल्डिंग एक एक देश को दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया, स्पेन, पोर्चुगल, अलग अलग कंट्रीज की बिल्डिंग्स बिल्कुल आजू बाजू में, तो एक तरह से खेल गांव ही ये लगता है मुझे। तो मैं आप लोग से जानना चाहूंगा कि क्या आप लोग के पास अपडेट है खेलगांव से, टोक्यो से, आप लोग क्या क्या जान रहे हैं, क्या क्या आप लोग को सुनाई आया? ओके सो सर सबसे पहले तो जैसा कि एक तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे हम लोग कि इंडियन जो वुमेन्स और मेंस टीम है हॉकी टीम, उनको कि आप सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। और उम्मीद तो बहुत ज्यादा की है पहले से, क्योंकि एक यानी कि हमारा अगर राष्ट्रीय खेल देखें तो वो हॉकी है। लोग भले क्रिकेट के लिए बावले हो चुके हैं लेकिन हॉकी हमारे दिल में बसता है। सो जहां भी हॉकी की अपडेट मिलती है हम तो जरूर देखते हैं। और रही बात कि सेमीफाइनल में पहुंचे हैं तो फिर उसका यानी कि क्या क्या अपडेट आया है। सो सर अपडेट तो नहीं बोलूंगा लेकिन एक छोटा सा यानी कि फैक्ट ये है कि 1980s लास्ट टाइम था जब इंडिया ने यानी कि मेडल जीता था, हॉकी पे गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि 1972 लास्ट टाइम था जब इंडिया ने किसी भी ओलंपिक में सेमीफाइनल फेस किया था। मेंस हॉकी टीम की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जो 80s वाला था उसपे जो यूनाइटेड यानी कि जो यूएसए वाले जो अपना जो अलग एक जोन हो जाता है उन्होंने बायकॉट कर दिया था। देन जो हमारी इंडियन टीम थी वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर चुकी थी फाइनल्स के लिए और वहां जाके उन्होंने गोल्ड जीता था, पाकिस्तान को उन्होंने हराया था। सो ये एक छोटा सा अपडेट था मेरी तरफ से कि ये एक हिस्ट्री थोड़ा सा है क्वेरी। सो मैं चाह रहा था कि आप लोगों से शेयर करूं। सो बाकी लोगों के वैसे ये पास भी कोई कोई पाकिस्तान अपडेट वाली, होगा। जैसे तुमने कहा कि हमने पाकिस्तान को हराया था, मेरे दिल में थोड़ी सी खुशी और बढ़ गई वैसे क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान, चाहे हॉकी हो चाहे क्रिकेट मैच हो, कुछ भी हो, हम बहुत पुराने राइवल्स रह चुके हैं और अभी भी हैं। तो इट वाज वेरी गुड। हाँ आई थिंक एक मूवी आई थी हॉकी हॉकी पर, उसमें दिखाया भी गया था कि हम लोगों ने पाकिस्तान को बीट किया था। ठीक है। और कोई जानकारी ओलंपिक से, आकाश? या जानकारी तो सौगात ने दी है। मैं एक अच्छी सी स्टोरी बताना चाहूंगा यहाँ पर जो हमारे डेली ठीक लाइफ है। से रिलेट करती है। जैसे कि अभी पिछले 2 सालों से मैं कहूँ ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं जब हम इस कोरोना महामारी से घिरे हुए हैं आसपास। और हम देख रहे हैं हम कि भारत जैसे देश से भी ऐसे ऐसे लोग वहां पे गए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और जीत के भी आए हैं। वहां पर ओलंपिक के स्टेज पर पहुंचना ही आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है, लेकिन वहां पर जीतना वो उससे भी ज्यादा बड़ी उपलब्धि कहा जाता है। यहाँ पर हमने देखने को मिला है कि हम में से बहुत सारे लोग अपने नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे बहाने बनाते हैं कि आज मुझे मन नहीं कर रहा, ये काम नहीं करना। बच्चे भी बोलते हैं कि नहीं आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ऑनलाइन क्लासेस सही से नहीं हो रही है तो पढ़ाई कैसे करेंगे। जो हर एक इंसान हम में से कभी ना कभी बहाने बनाते रहता है।
और बहुत ज्यादा देखा है, क्योंकि देखा है हमने जो कोरोना की महामारी चल रही है, तो इस समय बहाने बनाना हम जायज भी समझते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि जिस तरीके से टोक्यो में अभी जितने भी भारतीय पहुंचे हैं वहां पे, जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो जीत रहे हैं, जो हमारी टीम है वो जाके वहां परफॉर्म कर रही है, वो भी सेम जो इश्यूज है उनको फेस की है और वहां पे अपना बेटर देके वहां पर पहुंची है। तो इट मीन कि आपको एक्सक्यूज नहीं देना होता। सभी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है और उन प्रॉब्लम्स को अगर आप फेस करेंगे अच्छे से, उस प्रॉब्लम्स को आप लाइक फेस करके आगे बढ़ेंगे, फाइट बैक एटीट्यूड रखेंगे, तो आप बहुत आगे जाएंगे। वही हमारे भारतीय जो टीम है उन्होंने दिखाया है और डेफिनेटली काफी मेहनत, काफी प्रदर्शन, अच्छा प्रदर्शन कर भी रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमें काफी सारे जो पदक हैं वो मिलेंगे इस बार। पिछले साल की तुलना में, पिछले बार की ओलंपिक की तुलना में हमें एक अच्छा रिस्पांस अभी तो देखने को मिला है। पिछले बार इतना अच्छा रिस्पांस नहीं था और काफी ज्यादा मतलब हम कह सकते हैं कि जग हसाई जो बोलते हैं वो भी हुई थी भारत के लिए पूरी दुनिया में। लेकिन इस बार जो परिस्थिति है वो पहले से काफी अच्छी है। लेकिन हाँ, जैसे सर ने एग्जांपल दिया कि जापान जो काफी छोटा सा देश है, वहां इतने कम लोग होने के बावजूद इतना ज्यादा मेडल्स वहां पे ला रहे हैं। लेकिन भारत जो एक बहुत विशाल देश है, यहाँ उतने मेडल्स नहीं आ रहे। तो इस पर भारत सरकार और हम में से हर इंसान को सोचने की जरूरत है कि हम किस तरीके से अपने माहौल को ऐसा बनाएं आसपास की कि लोग खेल के प्रति, जो बच्चे हैं वो खेल के प्रति प्रेरित हो। बहुत बढ़िया पॉइंट। मुझे लगता है कि आकाश ने बहुत एक अच्छा पॉइंट हमें दिया है कि सिर्फ सरकारों को इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, हमें भी, हर आम इंसान को भी इस बारे में सोचने की जरूरत है कि अगर वो पदक ला रहे हैं तो उनको कैसे लाना है, किस लेवल पे। सुपर एथलीट एक तरह से अगर आप समझिए, अगर आप ओलंपिक में जा रहे हैं तो आपका सामना सुपर एथलीट लोगों से, और वो एक या दो नहीं है, हर एक देश से एक सुपर एथलीट आ रहे हैं। तो उस लेवल पे तैयारी करना, उस लेवल के रिसोर्सेस को मैनेज कर पाना एक अपने आप में अलग चैलेंज है। तो होपफुली मैं समझता हूँ कि हमें भी इस बारे में ध्यान देने की एक जरूरत तो है। खैर, हाँ सर, हमारे ग्रुप में एक्चुअली एक महिला, सर या हाँ सर, बस मैं आकाश के यानी कि पॉइंट पे एक पॉइंट बस ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कि आकाश यस, ने बोला कि हम जैसे कि इतने विशाल देश हैं और वहां से बहुत कम पदक आ रहे हैं। सो मैं रैंकिंग बताना चाहूंगा कि पहले नंबर पे चाइना एज यूजुअल चल रहा है और इंडिया जो है वो 62nd नंबर पे यानी कि 62वें नंबर पे मेडल लाने में। यस, सो ये बहुत बड़ा, यानी कि जब हम जनसंख्या के तौर पे देखते हैं तो इंडिया सेकंड में रहता है, बट यहाँ पे 62nd में, यानी कि ये थोड़ा सा अपने लिए अजीब सी बात है कि और इतना हो बड़ा जाता देश होके भी। हाँ, क्योंकि एक्चुअली कल ही पीवी सिंधु ने जो सेकंड मेडल लाया है तब हम 62nd पे आए हैं, नहीं तो उससे पहले पता नहीं हम कहाँ पे थे। सो है। ये एडअप करना था बस मुझे। नो डाउट, नो डाउट, जो बात आप कह रहे हैं वो बहुत जरूरी है और हमें ध्यान भी देना होगा। बट देन ग्रेजुअली हम ग्रो कर रहे हैं। मुझे लगता है पिछले 2008 के बाद से खेलों को लेकर के इंडिया में जो ओरिएंटेशन है वो बदला है। लोगों ने खेलों हाँ को एक कदम और आगे, पहले सिर्फ और सिर्फ एक मनोरंजन के रूप में लिया जाता था, फिर खेलों को नजरिया आया कि थोड़ा सा कि किसी तरह से फिटनेस से जोड़ा जाए, फिटनेस से लिया जाने लगा। अब खेलों को एक करियर के रूप में भी देखा जा रहा है, लोग मानने लगे हैं। और निश्चित रूप से इसमें आईपीएल और क्रिकेट का बहुत बड़ा हाथ रहा है। पर इससे दूसरे खेलों की महत्वता कम नहीं हो जाती है, क्योंकि देखिए, आप किसी एक खेल में अच्छे होकर के आप ये उम्मीद नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी, अर्पिका को मुझे ऐड करना है। तो निश्चित रूप से आ, निश्चित रूप से हमें इस बारे में सोचने की जरूरत भी है और ये समझना भी होगा कि किस तरह से हमें खेलों को लेना है, बच्चों के मन में भी किस तरह से डालना है। वो कहते थे, एक पुराना कहावत था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, इस तरह से। तो ये देखिए, छोटी बात, बहुत छोटी है, बहुत ही मजाक के लहजे में कहने वाली बात है। पर अगर आप इसको एक दूर के नजरिए से देखेंगे तो ये बहुत गहरा असर छोड़ता है बच्चों के दिमाग में। तो हमें थोड़ा इस बात को समझने की जरूरत है। और जब मैं हमें कहता हूं तो इसमें शामिल है सारे लोग, माता पिता, भाई बहन, टीचर्स, समाज के लोग, हर कोई। क्योंकि हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि खेल आपको एक एक नया आयाम देता है। जैसे आपको नौकरी आपको एक नया आयाम देती है, वैसे ही खेल आपको एक नया आयाम देता है जीवन का। बिल्कुल, आप हो सकता है कि आप शायद पढ़ाई में उतने अच्छे ना हो, पर खेलों के माध्यम से आप अपना बेस्ट ला सकते हैं। तो इस बारे में बात करना है। क्या अर्पिका
आ चुकी हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है थोड़ा उनका नेटवर्क इशू हुआ है नेटवर्क इशू लग रहा है। हाँ सर खेल के Yes. अगर सो ठीक है। सो आकाश कुछ कह रहे थे। सर जैसे आपने कहा कि खेल की महत्वता, मतलब इससे रिलेटेड मैं एक और अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर कि 2018 की बात है जब मैं मेरा चयन हुआ था एक वहाँ दिल्ली में। सो वहाँ पे जब मैं गया था तो वहाँ पर एक खेल हुआ था मॉर्निंग में, सेकेंड डे में 3 डेज की वर्कशॉप थी वहाँ पे प्री ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो वहाँ पे क्या हुआ था खेल की तरफ से कि सभी हम लोग थे, 20 लोग वहाँ पे रहे होंगे, 20-25 लोग, और वहां पे एक बॉल दी गई थी आपको, और ऐसा था कि उस बॉल को आपको पास करना था सामने वाले के पास। जैसे वो सामने वाले के पास आप वो बॉल पास करते तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना था। बॉल पास करते, फिर वो सामने वाला इंसान दूसरे के पास बॉल पास करता और वो अपना इंट्रोडक्शन देता। इसी तरीके से बारी बारी सभी के पास बॉल पास हो जाता। और अब आप हर एक इंसान को सभी का नाम याद रखना है, ये इसका रूल था। अब जैसे ही सभी इंसान के पास वो बॉल पास हो गई, उसके बाद अब जिस भी इंसान के पास आप बॉल राउंड 2 में जिस भी इंसान के पास आप बॉल पास करेंगे, आपको उसका नाम बताना होगा। तो ऐसे में आपकी मेमोरी जो है वो स्ट्रांग होगी, साथ ही बहुत ही कम समय में खेल के द्वारा आप एक दूसरे को जान पाएंगे, एक दूसरे कहाँ से आते हैं उनको जान पाएंगे, उनके बिहेवियर को जान पाएंगे। साथ ही आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो सही बनी रहेगी, आपकी जो मानसिक स्थिति है वो भी एक तरीके से अच्छी बनती है खेलों के द्वारा। सो खेल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में। सो डेफिनेटली इसे हमें अपने जीवन में जितना हो सके सम्मिलित करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये एक तरह की बात हो गई कि भाई देखिए खेलों को लेकर के हम लोगों की मानसिकता कैसे बदल रही है और इसे तेजी से और बदलना चाहिए। बहरहाल मैं भी आप लोगों को खेल गांव ओलंपिक से एक अच्छी न्यूज बताता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल लिया है। पर जिस खिलाड़ी को जिस खिलाड़ी ने पीवी सिंधु को, जो कि चाइना से है, उन्होंने पीवी सिंधु को हरा करके सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल से बाहर किया था। पिछली बार पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता हुआ था। तो इस बार सेमीफाइनल्स में जिन्होंने पीवी सिंधु को हरा करके कांस्य पदक के लिए हराया और कांस्य पदक की दौड़ में लेकर के आई, वो फाइनल मैच में गोल्ड के लिए वो हार गई। और जब वो हार गई तो उस समय वहां पर पीवी सिंधु मौजूद थी। वो दौड़ करके गई, उन्होंने उनको पकड़ा और पकड़ करके उनको बिल्कुल एक तरह से अपने उनको गले लगते हुए उनको ये बात बोली कि आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और आज बस आपका दिन नहीं था। तो पीवी सिंधु दौड़ करके गई, उस लड़की को गले लगाया और उसे कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं जान रहा हूँ कि आप नाराज भी होंगे, आप डिप्रेशन में भी होंगे, बट देन आज बस आपका दिन नहीं था, पर आपने बहुत अच्छा खेला। और ये बात उस खिलाड़ी को इतनी अच्छी लगी, इतनी ज्यादा इंस्पायर कर गई कि वो उनको रोना आ गया इस बात पे और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। अब ये घटना है कल की, और इस पूरे घटना को पीवी सिंधु ने किसी को नहीं बताया। पर वो जो खिलाड़ी जो चाइना से है, जिन्होंने इस बार बैडमिंटन सिंगल्स में सिल्वर पदक जीता है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से शेयर करके बताया कि पीवी सिंधु ने इस तरह की बात मुझसे की एंड आई फील सो मच इंस्पिरेशन और लाइक कि उन्होंने सिंधु से। और तो ये जो पूरी घटना है ना, ये हमें एक और बात बताती है कि हम किस तरह से खेलों को देखें या हमारे खिलाड़ियों में जो बदलाव आए वो किस तरह से आए। देखिए, अपने जीत और हार को साइड करके जा करके दूसरों को इस तरह से ढांढस देना, जिन्होंने खास करके आपको हराया हो, मुझे लगता है ये स्पोर्ट्स पर्सन की ही एक निशानी हो सकती है, अदरवाइज कोई दूसरा करना मुश्किल है। तो वैसे आप लोगों ने आज का ब्रेकिंग न्यूज सुना कि नहीं, कि महिला हॉकी टीम आज फाइनल्स में चली गई, सेमीफाइनल्स में चली गई। सेमीफाइनल्स में, हाँ सर, ये तो सुना है। और किसको हराया हमने? कल भी ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया है। ऑस्ट्रेलिया को हराया। देखिए बात यही है, 3 बार की डिफेंडिंग चैंपियन है। ऑस्ट्रेलिया अपने हिस्ट्री में 3 बार ओलंपिक पदक जीत चुकी है, स्वर्ण मेडल, गोल्ड मेडल जो होता है उन्होंने 3 बार जीता है। वो 2 बार की डिफेंडिंग चैंपियन है वर्ल्ड कप की, उन्होंने 2 बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता हुआ है और उस टीम को हमने हराया है। अगर आप लोग कुछ साल पीछे जाएंगे तो आपको याद आएगा कि एक मूवी आई थी चक दे इंडिया। उस चक दे इंडिया में अगर आपको याद होगा तो पूरी टीम को किसी तरह से खड़ा करके फिर लेकर के जाते हैं, ट्रेन करके, एंड फिर
देन वो वहां पर जाकर के थोड़ा पहले उनका प्रदर्शन खराब भी होता है, फिर वो अच्छा करते हैं, देन वो बहुत अच्छा करते हैं। मूवी की तरह ही मुझे इस बार की कहानी महसूस होती है, बिल्कुल मूवी की तरह। देखिए पहली भारतीय महिला टीम गई, वहां पर 5-1 से बुरी तरह हारी। जो कोच है मॉरिस सर, उन्होंने काफी ज्यादा उनको डांट भी दिया है। उसके बाद भी वो जापान से हारी। उसके बाद 2 मैच के बाद वो 2 मैच हार गई और फिर उसके बाद उन्होंने बाजी पलटनी शुरू की। और देखिए अब ऐसी बाजी पलटी कि वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया टीम को सीधे-सीधे बाहर कर दिया है। एंड आई थिंक ये पिक्चर से बिल्कुल मिलती-जुलती है। तो जब वो पिक्चर आई थी ना, तो देख कर के बड़ा प्राउड फील होता था मुझे। बट देन समहाउ कहीं मेरे कॉन्शियस में एक बात होती थी कि पिक्चरों में तो हम दिखा रहे हैं कि हमारी टीम जा रही है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा रही है। बट देन ग्राउंड पे कितना लॉजिकल। हालाँकि उससे लोग इंस्पायर होते हैं। देखिए, फ़िल्में ऐसी होती हैं जो समाज को कहीं न कहीं सही और गलत दिशा में लेके जाती हैं। वो पिक्चर भी बहुत बढ़िया थी, पर कहीं न कहीं एक कॉमन सेंस भी उठता था कि हाँ, पिक्चरों में तो हम दिखा रहे हैं कि हम जीत रहे हैं मैच, पर क्या ग्राउंड रियलिटी ऐसी है? पर आज का दिन मैं मान गया इंडियन हॉकी टीम को, बिल्कुल ग्राउंड से उठी और बिल्कुल फ़िल्मों की तरह शुरुआत हुई, आगे बढ़ी और आज वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलियन टीम को उन्होंने हराया है। आई थिंक दिस इज़ वेरी आई एम वेरी प्राउड एक्चुअली। बीइंग अ इंडियन आई एम रियली प्राउड ऑफ हाँ दिस कि इस तरह से हुआ है। आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? सर, एक्चुअली यानी कि एक मूवी देख रहे हैं यही फील हो रहा था, और कुछ फील तो हो नहीं रहा था, क्योंकि अच्छा, एक स्टेज ऐसा था कि इंडिया सिर्फ जीता नहीं है सर, उन्होंने डोमिनेट किया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने यस, 1-0 हाँ, जीता नहीं है, डोमिनेट किया। यानी कि जो वर्ल्ड चैंपियंस है उनको उन्होंने दिखाया है कि एक्चुअल में इंडिया का खेल हॉकी है। सो एंड यस। मैं मेंस टीम को भी ये चीज बोलना चाहूंगा कि जो यूनाइटेड किंगडम जो उन्होंने कल यानी कि जिनको हरा के वो पहुंचे हैं, सो वो भी यानी कि पहले 3 क्वार्टर जो थे उसमें यानी कि इंडिया डोमिनेट कर रहा था। वो थर्ड क्वार्टर के लास्ट के जो 10 सेकंड्स थे, बस उसमें उन्होंने एक गोल कंसीड किया। बाकी उन्होंने यानी कि एक तरफा ही मैच था, कोई मैच ऐसा नहीं वो लग रहा था कि अब कुछ भी चांस है सामने वाली टीम का। सो डोमिनेट करके जो इन्होंने खेला है वो देखने में कुछ ज्यादा ही मजा आया, क्योंकि एक्चुअल में लगा कि हाँ, ये इंडिया के शेर है, शेरनी है जो खेल रहे हैं। सो ये बिल्कुल, इंस्पायर एक बिल्कुल। तरीके से किया, एक पैशनेट। यस या हाँ। वंडरफुल, मतलब ये जो बात आपने कही ना, मैंने भी आज ये बात एनालिसिस में देखी है कि बीबीसी से लेकर के आईबीएन 7 तक के एक ही बात को बताया जा रहा है कि इंडियन टीम ने सिर्फ जीता नहीं है, थ्रू जीता नहीं आउट पूरे मैच पे डोमिनेट किया है। 7 आज डोमिनेट वर्ल्ड रिकॉर्ड एक और हुआ है कि 7 पेनल्टीज मिली थी इंडिया को और इंडिया सातों के को। सातों को इन्होंने डिफेंड किया है। मतलब इंडियन टीम जब लैंड करी थी टोक्यो में, महिला हॉकी टीम, तो कहा जा रहा था कि इनका सबसे बुरा जो फेज है वो ये है, ये पेनल्टीज को डिफेंड नहीं कर पाते। पर डिफेंड नहीं कर आज पाते। इंडियन टीम ने 1, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 7 पेनल्टीज को डिफेंड किया है। मुझे लगता है ये सच में कहानियों की तरह है। एंड मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि सफर सिर्फ यहाँ ना रुके। वो देखिए, हार और जीत एक अच्छी बात है। हार जीत हर खेल में होता है और वो हमें सोचना भी चाहिए निश्चित रूप से। पर जब तक खेल खत्म ना हो, हमें जीत पर ही फोकस होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस बार गोल्ड मेडल आ जाए और खास करके महिलाओं की तरफ से, तो फिर तो मतलब मुझे लगता है कि भारतीय अगले 50 साल के भारतीय खेलों की दिशा बदल जाएगी। क्या लगता है कासा? वुमेन वुमेन्स के यस, तरफ से बदल जाएगी। डेफिनेटली सर, जिस तरीके से आज खेल का प्रदर्शन किया है भारतीय महिला हॉकी टीम ने, वो काफ़ी लाजवाब है और हम सभी भारतीयों के लिए एक गर्व का माहौल है ये। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी बहनें हैं जो अभी हॉकी खेल रही हैं, जिनकी जो अभी अपने अर्ली एज में है, जो हॉकी खेल रही है, उनको ये देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। जैसे हमने कहा कि पहले हम मूवीज बनाते हैं, उनको देखते हैं, तो डेफिनेटली जो वो मूवीज है वो इंस्पायर करती है। लेकिन जब आप एक रियल लाइफ में वो चीजें देखते हैं, क्योंकि मूवी रियल लाइफ है, मूवी में आप कुछ भी बना सकते हैं, बट जब वो रियल लाइफ में वो इंसिडेंट होते हुए देखते हैं, जो वो तो जब इंस्पिरेशन जो मिलती है वो काफी एक अलग सा आपको फील कराती है। सो डेफिनेटली जो अभी अर्ली एजेस में प्रिपरेशन कर रही हैं, जो देख रही हैं कि हाँ, इस तरीके से इतने अच्छे से हमारी जो महिला टीम है वो परफॉर्म कर रही है, तो जो बहनें हैं अभी जो प्रिपरेशन कर रही है, उनको काफी अच्छा इंस्पिरेशन मिलेगा इससे, और एक मिलेगा कि हाँ, अब हमें भी परफॉर्म करना है। तो ये डेफिनेटली जो भारत के फ्यूचर ओलंपिक्स के प्लान्स है उनके लिए एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आगे जाकर हमारी जो भारतीय महिला टीम है वो गोल्ड मेडल लाए, बट डेफिनेटली हम इसे एक अच्छे भविष्य के रूप में भी देख सकते हैं, और डेफिनेटली हम सबको देखना भी चाहिए। डेफिनेटली हम लोग भी छोरे और छोरियों से, दोनों से यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो सोना ही लेकर के आएंगे। तो नहीं एंड लेंगे।
ये मुझे लगता है ये स्टोरी अपने आप में इतनी मैजिकल है ना कि मुझे लगता है चक दे इंडिया पार्ट 2 की अब बारी आ गई है। हमें सही मायनों में इस पर पिक्चर बनानी चाहिए ताकि हमारे भविष्य के पास में एक ऐसी फिल्म हो जो रियल टाइम डेटा पे बनी हो और जिस पे कोई भी घटनाएं काल्पनिक ना हो। क्योंकि हमारी जो स्टोरी है इस समय की, ये वाकई में मुझे लगता है एक जबरदस्त पिक्चर का प्लॉट हमें देती है। तो यस खैर सर। बहरहाल, यस हाँ सर, एक्चुअली यानी कि जैसे कि मूवी बनती है तो उसमें मसाले भी डले होते हैं। सो मसाले के साथ साथ स्ट्रगल भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि एक दिखाना रियल जरूरी है। यानी कि जो स्टोरीज है, जैसे कि मान लो कि हमारी जो इंडियन की जो वुमेन्स यानी कि टीम के जो कैप्टन है हॉकी टीम की, रानी रामपाल जी, उन्होंने यानी कि एक टाइम पे बोला था कि वो इस फेज से जैसे कि निकली थी जब वो प्रैक्टिस करती थी, जब उनको हॉकी खेलना अच्छा लगता था। सो उनके फादर जो थे वो यानी कि एक ठेला होता है वो चलाते थे, और उनकी मम्मी जो है वो एक मेड थी, हाउस मेड थी, जैसे कि बाई जैसे होते हैं वो काम करती थी। सो उनके पापा उनके लिए नया स्टिक नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो उतने फाइनेंशियली इनके स्ट्रांग नहीं थे कि नया स्टिक ले लें और हॉकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। सो वो एक यानी कि जो अच्छे घर से जो बिलोंग करती थी, उनका स्टिक टूट चुका था, उस स्टिक से वो यानी कि प्रैक्टिस करती थी। और आज वो वुमेन्स यानी कि एक तरीके से हॉकी टीम की कैप्टन है, और उन्होंने इतना बड़ा यानी कि अचीवमेंट हासिल किया है। सो यानी कि स्ट्रगल, जैसे कि आकाश ने कुछ देर पहले बोला था कि हमें इनके बैकग्राउंड को भी जानना जरूरी है, ऐसा नहीं कि जीत रहे हैं, बट वो कहाँ से उठकर कहाँ पहुंचे हैं वो स्ट्रगल दिखाना भी बहुत जरूरी है। सो यही एक मैं एडअप करना चाह रहा था कि ये चीज भी देखना जरूरी है, ना कि सिर्फ हम मेडल जीत रहे हैं, वुमेन्स टीम अच्छी है, नहीं नहीं, साथ में क्यों जीत रहे हैं, उन्होंने क्या क्या फेस किया है, वो इतने यानी कि एंगर कहाँ से ला रहे हैं, ये जानना भी जरूरी होता है। बहुत 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 बढ़िया पॉइंट है। मुझे लगता है कि और मुझे लगता है हम सभी भारतीयों को जो जहाँ हमारा कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि बायोपिक में हर बार आपको वो देखने नहीं मिलेगा जो आप देखना चाहते हैं। हमें ये भी चीज समझनी चाहिए और ऐसे पिक्चरों को बढ़ावा देना चाहिए। और बढ़ावा कैसे देंगे? आप टॉकीजों में जाइए, ऐसे पिक्चर को देखिए, उनकी रेवेन्यू थोड़ी जनरेट हो रही है ताकि बनाने वालों को भी थोड़ी हिम्मत मिले कि वो इस तरह की पिक्चरों में इन्वेस्ट कर सकें। हर बार हमें सिर्फ प्यार की कहानी सफल, मतलब एक ऐसी कहानी जो प्लॉट जहां पर सब कुछ अंत में ठीक हो जाता है, या सब कुछ कोई भी चीज बहुत अच्छे से शुरुआत होती है, इस तरह की कहानी हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए, पर दूसरी कहानियों को भी हमें जगह जरूर देनी चाहिए। मुझे ये बात लगती है। खैर, रानी रामपाल के बारे में यही कहूंगा कि उनके संघर्ष को सलाम है, और हर उस महिला, हर उस पुरुष को लिए सलाम है जिन्होंने इतनी बड़ी ओलंपिक जैसे खेलों को जाने के लिए, देखिए, अगर आप भारत देश में 125 करोड़ लोगों के बीच में आपका चयन होना किसी ओलंपिक पदक के जाने के लिए, समझिए ये 99.9 से भी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। उन चीजों के लिए उन्होंने सपना देखा, उस पिक्चर को अपने दिमाग में इमेजिन करके इतनी मेहनत करके वो आगे बढ़े, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि बहुत से न्यूज़ हैं जिस पर और भी डिस्कस किया जा सकता है ओलंपिक पे, पर मैं समझता हूँ कि आज इतना ही। 2 कल और मैचेस होने हैं, होपफुली हम लोग सब वापस मिलेंगे। सभी को मैं पीपल ऑर्गेनाइजेशन से धन्यवाद देता हूँ, मेरी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ। कोई भी जो इस कन्वर्सेशन को देख रहा है या देखेगा, अगर आपके मन में अपने करियर और स्कूल से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे आप ढूँढ सकते हैं। एंड आई होप आप अपना ध्यान रखेंगे, कोरोना का समय है, लापरवाही मत बरतिएगा। सभी के लिए मेरा ये निवेदन है सभी से, और आप सभी ने अपना टाइम दिया, सौगात, आकाश, अर्पिका, आई रियली थैंक यू गाइस। आई होप कि हम बहुत जल्द मिलेंगे। यस सर। डेफिनेटली सर।